12 साल पहले की बात है। एक 9 टेल फॉक्स अचानक विलेज पे हमला कर देता है और उस हमले के दौरान न जाने कितने लोग घायल हो जाते हैं और हजारों की तो जान चली जाती है। अब इसे समझो कि अगर ये 9 टेल फॉक्स अमेजन जंगल में आएगा तो पूरी दुनिया को दिखाई देगा। जल्दी से हमलों को रोको और फोर्थ होकागे का इंतजार करो, क्योंकि हम में से ऐसा कोई नहीं है जो इस मॉन्स्टर को हरा सके। फोर्थ होकागे ही है जो इसको संभाल सकते हैं। तभी फोर्थ होकागे जो विलेज का राजा होता है उन्होंने आकर इस मॉन्स्टर की बैंड बजाई और फोर्थ होकागे को फ्यूचर में जाके येलो फ्लैश का नाम भी दिया जाता है। और येलो फ्लैश इसकी स्पीड और इसके राशिंगान की पावर की वजह से मिला जाता है। लेकिन उस रात इनकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन उसकी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दिया उसी मॉन्स्टर के हमले वाली रात जिस दिन नारुतो का जन्म हुआ था। लेकिन नारुतो को जन्म देते हुए उसकी मां मर गई थी। लेकिन नारुतो बड़ा होकर अपने माँ बाप की तरह तो बिल्कुल भी नहीं बनता। पूरा गांव उससे परेशान रहता है। वो इतनी ज्यादा शरारत करता है कि पूछो ही मत। और अभी अभी उसने कुछ ऐसा गड़बड़ किया है जिसके लिए उसके पीछे स्नोबीज पड़े हैं। तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं तुम सभी से बेहतर हूँ। और उसने अभी अभी होकागेस यानी कि राजाओं के पुतले की मूर्ति को मतलब कलर करके आ रहा है। और इन सभी में से उसका एक पिता भी है, लेकिन अफसोस कि उसको इसके पिता के बारे में कुछ भी नहीं पता। हालांकि वो अभी बच्चा है, लेकिन इतना समझदार है कि अगर तुम उसे किसी भी चीज की जिम्मेदारी दे दो तो वो उससे बखूबी निभा सकता है। इधर नारुतो से परेशान होकर स्नोबीज जाते हैं होकागे यानी कि राजा के पास, अपनी शिकायत बताते हैं, जबकि उन्हें पहले से ही पता होता है कि इस मुसीबत का नाम नारुतो है। और नारुतो इधर उधर छुपता हुआ बच जाता है, लेकिन उसका एक सेंसी होता है जिसका नाम होता है इरुका। इसे समझो, सेंसी एक जापानीज वर्ड है जिसका हम इंडिया में यूज करें तो उसको मास्टर बोला जाएगा। उसको उसका मास्टर पकड़ लेता है और उसे क्लास में लाकर बेइज्जत करता है। पूरा क्लास उसके ऊपर हंस रहा होता है, लेकिन नारुतो कहाँ, वो भी खिकी दांत फाड़ रहा था। आज उसकी ग्रेजुएशन एग्जाम है, लेकिन वो कहाँ मानने वाला है। और ग्रेजुएशन एग्जाम में शैडोज क्लोन बनाने में सबसे टट्टी है ये। एग्जाम के टाइम सारे बंदे एक एक साथ अपनी शैडोज क्लोन बना लेते हैं, लेकिन नारुतो को शैडो क्लोन बनाना नहीं आता, इसलिए वो क्यूट जुट्सु करता है और अपने सेंसी के अट्रैक्शन का फायदा उठाता है और उसे खिलखिलाता है। और उसे इसके सजा के तौर पर उस पेंट को साफ करने के लिए बोला जाता है। सुन नारुतो, जब तक ये पेंट पूरा साफ नहीं हो जाता तुम कहीं नहीं हिलोगे। हाँ, तो मैं भी कौन सा हिल रहा हूँ, मुझे भी पूरा साफ करना है। कौन सा मेरे घर पे कोई इंतजार कर रहा है, मेरे मॉम डैड तो है नहीं। तभी इरुका थोड़ा इमोशनल हो जाता है और बोलता है, अगर तुम इस पूरा पेंट साफ कर लोगे तो मैं तुम्हें नूडल्स खिलाने लेके जाऊंगा। तो नारुतो खुशी से झूम उठता है और जल्दी जल्दी साफ करके सीधा निकलता है नूडल शॉप। वैसे तो उसका टीचर है, लेकिन नारुतो और उसकी जिंदगी बिल्कुल सेम है। और तुम्हें यकीन नहीं होगा, जो मॉन्स्टर नारुतो के अंदर कैद है उसी मॉन्स्टर ने इरुका यानी कि नारुतो के मास्टर की माँ बाप को मारा था। इरुका उसे समझाता है कि तुमने होकागेस के कलर को पेंट क्यों किया, तुम्हें पता है ना वो लोग कौन है, कितने महान आदमी है। तभी नारुतो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, वो अपने टाइम के महान सुनोबीज थे और फोर्थ होकागे जिन्होंने रातों रात आए एक मॉन्स्टर को मारा और भगाया। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बलि भी दे दी उसे भगाने के लिए। और एक दिन मैं भी उन्हीं की तरह एक शानदार निंजा और एक शानदार योद्धा बनूंगा। वहाँ से आने के बाद नारुतो इरुका के दोस्त यानी कि मिजुकी के साथ बैठता है। नारुतो, इरुका को कभी गलत मत समझना, वो तुम्हारे साथ सख्ती इसलिए करता है ताकि तुम बिगड़ न जाओ। अगर वो तुम्हारे साथ लापरवाही बरते तो तुम कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाओगे। ये सुनकर नारुतो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। और ये सब तो मिजुकी की चाल थी जो कि नारुतो को फंसाने के लिए था और नारुतो को मैन्युपुलेट करके अपना काम निकलवाना चाहता था। जो नारुतो दिल का अच्छा और इतना कमजोर था कि वो उसके बहकावे में आ जाता है। और इधर इरुका अपने बेड पर लेटा हुआ रात को 12 साल पहले वाले फ्लैशबैक को याद कर रहा था, जिसमें उस मॉन्स्टर के हमले ने उसके मम्मी पापा को भी लपेटे में ले लिया था और सिर्फ इरुका बचा था क्योंकि उसे एक स्नोबी ने बचाया था। इरुका ये सारी बातें सोच ही रहा होता है, तभी उसका दोस्त मिजुकी आता है और कहता है, अरे इरुका, तुम यहाँ आराम से सोए हुए हो। उधर नारुतो ढेर सारा जुत्सु फार्मूला स्क्रोल लेके भाग चुका है और वो बौखला गया है, पता नहीं कब उसके अंदर का मॉन्स्टर जाग जाए। ये सुनकर इरुका पूरी तरीके से अपसेट हो जाता है और वो बहुत ज्यादा सोच में डूब जाता है। और इधर नारुतो पढ़ रहा होता है कि आखिर उस स्क्रोल में लिखा क्या है। और इस स्क्रोल के अंदर इतने सारे फोर्बिडन जुत्सु थे जो कि भारी था, जो इसके ऊपर बिल्कुल लागू नहीं होता क्योंकि इसकी एज ही अभी इतनी कम है। उधर गाँव के लोग नारुतो से जो पहले से ही नफरत करते हैं वो अभी इतना ज्यादा गुस्से में है कि जो उसको आग में डाल दे। अब स्नोबीज की इस भागदड़ को देखते हुए थर्ड होकागे यानी कि तीसरे राजा आ जाते हैं और सबको ऑर्डर देते कि जाओ नारुतो को पकड़ के लेके आओ, याद रहे स्क्रोल सेफ रहना चाहिए। सारे स्नोबीज चले जाते हैं नारुतो को वापस लाने के लिए। और इधर इरुका जो नारुतो के पास पहुंच चुका था और जैसे ही इरुका नारुतो के पास पहुंचता है वो देखता है और कहता है, हा, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, तुम कहाँ तक भाग के जाओगे। तो नारुतो मुस्कुराता हुआ कहता है, क्या बात है सेंसी, आपने मुझे पकड़ लिया। इतने सारे जुत्सु में मैं अभी तक सिर्फ एक ही जुत्सु सीख पाया हूँ। मिजुकी सेंसी ने मुझे इस जगह का पता बताया और बोला जाओ और अपने आप को आगे बढ़ाओ। नहीं मिजुकी, वो मेरा दोस्त होते हुए ऐसा क्यों कर सकता है। तभी मिजुकी पीछे से हमला करता है और इरुका नारुतो को धक्का देते हुए उसे बचाता है और सारे जोर अपने ऊपर ले लेता है। तभी मिजुकी कहता है, नारुतो इससे दूर रहना, ये बस तुम्हें अपनी बातों में बहला रहा है और जानबूझ के ऐसे दिखावा कर रहा है। नारुतो थकबका गया था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, यहाँ तक कि ये भी नहीं कि कौन गलत है कौन सही। तभी इरुका कहता है, तुम यहाँ से भाग जाओ नारुतो,
नारुतो तुम सेफ नहीं हो। तभी मिजुकी कहता है नहीं नारुतो मत जाना, ये सब इरुका की चाल है तुम्हें फंसाने के लिए। लोग तुमसे नफरत करते हैं क्योंकि 12 साल पहले वे मॉन्स्टर के हमले ने ही इसके माँ बाप को मारा था और वो मॉन्स्टर तुम्हारे अंदर कैद है। नारुतो की सांसें थम जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है और एक ऐसे रूप में भागता है जैसा कि वो मॉन्स्टर आ चुका हो। और जब तक हमला करता है तब तक नारुतो भाग के एक पेड़ के पीछे छुप चुका होता है और वहाँ छुपते हुए सोच ही रहा होता है और मिजुकी और इरुका की सारी बातें सुन रहा होता है। तुम नारुतो को क्यों बचाना चाहते हो? नारुतो बिल्कुल मेरी तरह है। वो कैसे? उसको उस स्क्रोल की पावर चाहिए अपनी पावर बढ़ाने के लिए और वो एक मॉन्स्टर है जिसने तुम्हारे मम्मी पापा की जान ली। ये सुनकर नारुतो फिर से दुखी हो जाता है। अच्छा तो इसलिए लोग मेरे से इतना ज्यादा नफरत करते हैं। तभी इरुका कहता है हाँ तुमने सही कहा, मॉन्स्टर ऐसे ही होते हैं, एक दूसरे की जान लेते हैं और उन्हें किसी चीज की कोई परवाह नहीं। लेकिन मेरा नारुतो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो मेहनत करता है, उसका सपना होकागे बनने का है और वो होकागे बन के रहेगा। ये सब सुनकर नारुतो रोने लगता है। तभी मिजुकी घायल इरुका पर हमला करता है। तभी नारुतो आता है और एक किक में उस बंदे को फुटबॉल बना देता है और एक जगह पे खड़े होकर ये बोलता है अगर तुमने मेरे सेंसी को हाथ भी लगाया तो तुम्हारी टांगे काट कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरे सेंसी को हाथ लगा पाओगे? और वो अपना शैडो क्लोन जुत्सु इस्तेमाल करता है जो उसने अभी अभी सीखा है और उसकी क्लोन की गिनती को देखकर मिजुकी की पतलून गीली हो जाती है। और पूरे नारुतो एनीमे के अंदर नारुतो से ज्यादा क्लोन्स और किसी के नहीं है। ये देखकर मिजुकी चक्कर खाकर गिर जाता है और ये अपने आप को शाबाशी देता है। और नारुतो इसके बाद भी कहाँ चुप रहने वाला था। अपनी भड़ास निकालने के लिए गिरने के बाद वो उसे मार मार के भड़ता बना देता है और खड़े होकर एक बेवकूफ की तरह हंसता रहता है, या फिर यूं कहूं कि बेवकूफ है ही क्योंकि इसका ड्रीम एक होकागे बनना जो है बोले तो राजा। तभी इरुका कहता है शाबाश नारुतो तुम पूरी तरह बदल चुके हो, ऐसे ही मेहनत करते रहना और कभी भटकना मत, अपना ईमान का भी मत गवाना। और वो उसे अपने पास बुलाता है और इरुका अपना हेड बैंड उतार कर नारुतो के सर पे बांध देता है। नारुतो इसे पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कूद कर इरुका के बॉडी पे चला जाता है और गले से लगा लेता है। दूसरे दिन उसने एग्जाम पास कर लिया था इसलिए उसे फोटो चाहिए थे अपनी प्रोफाइल बनवाने के लिए और चोनिन एग्जाम जो कि अगला पड़ाव होता है निंजा बनने के लिए उसमें हिस्सा लेने के लिए। और ऐसी भद्दी फोटो लेकर जब वो नॉमिनेशन के लिए जाता है तो होकागे उसको तुरंत रिजेक्ट कर देता है और नारुतो चेहरा जीतती वो भी बोलते हैं मैं नहीं मानूंगा, इतना हॉट दिख रहा हूँ, इतना कूल दिख रहा हूँ और तुम होके मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। तभी वो सेक्सी जुत्सु यूज करता है और होकागे उसको देखकर उल्टी करता है। थोड़ी ही देर बाद उसका पोता आ जाता है वहाँ पे जो अपने दादाजी को हरा कर एक होकागे बनना चाह रहा था और कहता है अरे दद्दू आज मैं आपको चैलेंज करता हूँ और आज मैं आपको हरा कर अपना अगला होकागे बन जाऊंगा और मैं भी सबको दिखा दूंगा कि कोना हमारू नाम है मेरा, मैं कोई बच्चा नहीं। इतना बोलते ही वो गिर जाता है और इसका इल्जाम वो नारुतो के ऊपर डालता है। तो नारुतो गुस्से में आता है और बोलता है मैंने तुम्हें नहीं गिराया है बेवकूफ। तो कोना हमारू का सेंसी बोलता है उसे छोड़ दो, वो तीसरे थर्ड होकागे का पोता है। तो नारुतो गुस्से में आकर बोलता है ये किसी का भी पोता है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और उसका सेंसी उसे बाद में समझाता है कि ऐसे वैसे करना गलत बात है, तुम तीसरे होकागे के पोते हो, ऐसे अरे गहरे से मुंह लगना तुम्हारी इज्जत के खिलाफ है। वो इतना समझाता है जब तक वो भाग जाता है नारुतो के पीछे। नारुतो के पीछे जाते जाते वो कई बार छुपता भी है लेकिन बाद में पकड़ा जाता है और वो बोलता है हे तुम सबसे अलग हो, आज से तुम मेरे बॉस हो और मैं तुम्हारा स्टूडेंट, हाँ बना लो मुझे। चलो ठीक है मैं बना ही लेता हूँ। और वो दोनों जाते हैं जंगलों में जुत्सु सीखने के लिए और वो दोनों वहाँ पर थोड़ी बहुत बातें कर ही रहे होते हैं। उसका भी सेंसी वहाँ पर उसको बुलाने के लिए आता है और नारुतो अपना क्यू जुत्सु से उसकी भी पतलून गीली करता है। अब इससे मिलो, इसका नाम है साकुरा जो कि नारुतो के टीम में रहने वाली है और इसे बात बात पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं। और यकीन मानो लोग इसे कचरा भी बोलते हैं लेकिन मेन कैरेक्टर यानी कि नारुतो इससे प्यार करता है लेकिन ये उसकी घंटा भी इज्जत नहीं करती क्योंकि ये पसंद करती है सास्की को, सास्की जो कि इसी टीम में रहने वाला है और पूरी लड़कियां इसके पीछे दीवानी है क्योंकि ये थोड़ा सा हैंडसम जो है। और ये तीनों एक टीम में है ये सोचकर साकुरा अपसेट है क्योंकि नारुतो खुश है। अगले दिन एग्जाम के बाद ट्रेनिंग का पहला दिन था। नारुतो जगता है और सबसे पहले अपना रूटीन कैलेंडर देखता है, उसमें दिखते ही वो खुश हो जाता है और अपना हाथ पैर स्पीड चलाते हुए खाना खाता है और खा के सीधा निकलता है अपने ट्रेनिंग ग्राउंड की। लेकिन उससे पहले उसका सेंसी यानी कि उसका न्यू मास्टर सबसे एक दूसरे के बारे में पूछताछ करता है और उसे बोलता है भूखे पेट आने को। और ट्रेनिंग ग्राउंड में भूखे पेट आने के बाद तीनों की हालत खराब थी और इसका नया मास्टर काकाशी हटाके नाम है इसका और ये कहीं भी टाइम पे नहीं पहुंचता। आप लेट हो गए सेंसी, आपको नहीं लगता कि आपको थोड़ा और जल्दी आना चाहिए था? इसके लिए आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये सुनते ही वो सीधा ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। तुम तीनों के पास दो ऑप्शन है यानी कि ये दो बैल और तुम दोनों को ये छीनना है। नारुतो बिना कुछ सोचे समझे सीधा हमले के लिए जाता है कुनाई नाइफ लेकर और इन तीनों में नारुतो पहले उछल के जाता है इसलिए वो पहले जाके पकड़ा जाता है। तभी काकाशी कहता है मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया, तुम्हारे पिछवाड़े में खुजली हो रही है क्या? मैं जब स्टार्ट बोलूं तब शुरू हो जाना, ठीक है? 1 2 3। और वहाँ से वो तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं जहाँ सास्की और साकुरा दोनों छुप जाती है। लेकिन इस लौंडे को तो देखो बेफिक्र होकर आमने सामने से लड़ाई करने वाला है। देखना वो दोनों बैल तो मैं ही लूंगा, सबसे पहले खाना मैं ही खाऊंगा। तो मैंने लगता कि तुम सब में थोड़े से अजीब हो, अपनी इंसल्ट करवाना नारुतो से कोई सीखे। लेकिन इससे खुद की इंसल्ट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, इसलिए अपना कुनाई में निकाल के सीधा ये उस पे ऊपर अटैक करने लगता है। और काकाशी अपने जेब में हाथ डालता है जिसको देखकर नारुतो तुरंत रुक जाता है और निकालता क्या है एक लवली बुक
अरे सेंसी, ये क्या? मुझे लगा कि आप हथियार निकाल रहे हो। देख क्या रहे हो, हमला करो, तुम्हारे तुच्चे हमलों का जवाब मैं देता रहूंगा। आपके इस ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आप पे ले जाओगे। नारुतो एक किक मारता है लेकिन काकाशी बैठ जाता है और जैसे वह दूसरी किक के लिए ऊपर उठता है काकाशी उसके पीछे चला जाता है और पीछे से अपना जुत्सु यूज करता है जिसका नाम है हिडन लिप सीक्रेट फिंगर जुत्सु। अब इमेजिन करो तुम्हारे अंदर कोई डालेगा तो कैसा लगेगा। इसका झटका इतना खतरनाक होता है कि वो हवा में उड़ जाता है और सास्की और साकुरा पीछे बैठकर पता नहीं उन दोनों के बारे में क्या क्या सोच रहे। और इधर नारुतो हारने के बाद अपने टिड्डे जैसी शक्ल लेके बीच में बैठा है। तुम सच में सबसे बड़े बेवकूफ हो, इन दोनों में तो सबसे ज्यादा। तभी उसे वो बैल दिखाई देती है। अरे वो सेंसी कितना बेवकूफ है, बैल को ऐसे छोड़कर कौन जाता है। अब इसको लेकर मैं सबसे पहले खाना खाऊंगा यार। वो उसे झपटने के लिए तेजी से दौड़ता है और उसे जेठे उछालने की कोशिश करता है, एक रस्सी के फंदे में उलट जाता है। अरे यार ये मैं कैसे फंस गया, मैं तो बहुत चालाकी से आया था। तभी काकाशी थोड़ा ज्ञान पेलता है, एक निंजा को डिस्पर्सन की समझ होनी चाहिए। क्या तुमने कभी अपने आप से ये नहीं पूछा कि तुम इन सबसे ज्यादा क्यों बोलते हो? हाँ मैं मानता हूँ तुम सबसे अलग हो, तुम सबसे जोशीले हो, लेकिन ये सब करोगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तभी सास्की को लगता है कि ये बढ़िया मौका है, वो उसके साथ बिजी है। ये सोचकर वो काकाशी के ऊपर हमला करता है और काकाशी को हमला लग भी जाता है, लेकिन वो सब्स्टिट्यूशन जुत्सु इस्तेमाल करके बच जाता है। और जैसे ये बात सास्की को पता चलती है कि वो अभी बचा है, वो वहाँ से फौरन भाग जाता है और नारुतो के बंदे उस रस्सी को काट देता है और फौरन काकाशी के पास जाता है और काकाशी को जैसे ही किक मारता है काकाशी उसके किक को ब्लॉक कर देता है। वो दोनों बैल उसके पास ही थी, वो उन दोनों बैल्स को टच करना ही वाला होता है कि काकाशी उससे दूर हो जाता है। और इधर नारुतो आराम से पैर पे लटक के खड़ा हूँ आज भी वहीं। तभी उसे कुछ दिखाई देता है, फिर उसे पता चलता है कि वो तो मेरा टिफिन बॉक्स है। उधर काकाशी सास्की को उसकी नानी याद दिलाकर उसे जमीन में दफना चुका होता है। उसे ज्ञान पेलते हुए बोलता है तुम्हारे अंदर गुस्सा बहुत है, तुम सब कुछ अकेले करना चाहते हो, यहाँ तक कि टीम वर्क के साथ कभी नहीं। तभी सास्की सोचता है भाई सेंसी ने कैसे किया, आखिर मुझे उसकी भनक क्यों नहीं लगी। तब तक नारुतो खाने के पास पहुंचकर गॉड का शुक्रिया अदा कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो खाना शुरू करने वाला होता है कि काकाशी आ जाता है और काकाशी तुरंत बोलता है कि तुम सब पास हो गए। क्या मैं पास हो गई? लेकिन मैं तो पूरे टाइम बेहोश थी, कुछ तो गड़बड़ है। ये सेंसी इतना ज्यादा अट्टल है कि मुझे पास कर ही नहीं सकता। और सभी लोग खुश हो जाते हैं यार, मत पूछो। नारुतो तो इतना ज्यादा उछलता है कि पूछो ही मत। तभी काकाशी कहता है अभी इसी वक्त तुम सब इस एग्जाम से बाहर निकाले जाते हो, आप ऐसी अपनी मनमानी कैसे कर सकते हैं? तुम्हें पता भी है एक निंजा क्या होता है, ये कोई मजाक नहीं है। और क्या तुम लोगों ने कभी ये सोचने की कोशिश की कि तुम लोगों को एक ही टीम में क्यों डाला गया? तुम बस इतना समझो कि निंजास के हर एक मिशन को तुम्हारी जान पर खतरा है। काकाशी इतना बोल के चला जाता है। तभी सास्की और साकुरा अपना अपना टिफिन खा रहे होते हैं और भूख तो नारुतो को भी लगी थी, लेकिन उसका पेट गुरगुर कर रहा था। अरे यार मुझे भूख नहीं लगी है, लेकिन क्या करूँ, पेट नहीं मान रहा। तभी सास्की उसे अपना टिफिन बॉक्स देता है। तभी साकुरा कहती है अरे सास्की ऐसा क्यों कर रहे हो, सेंसी ने मना किया है, अगर तुमने ऐसा किया तो हम सब इस गेम से बाहर हो जाएंगे। तभी सास्की कहता है खाने दो, वैसे भी अगर ये नहीं खा पाया तो हम सब गेम कभी नहीं जीत पाएंगे। तो साकुरा भी उसे अपना टिफिन दे देती है और काकाशी ये सब कुछ साइड में खड़ा होकर देख रहा होता है। और जैसे ही पहला निवाला मुंह में लेता है तो अचानक से एक बहुत ही भयंकर तूफान आ जाता है और उसके अंदर काकाशी होता है और वो बोलता है तुम सब ने मिलकर मेरे रूल्स को तोड़ा है और तुम सब अभी इसी वक्त इस एग्जाम से पास हो गए। अरे मुंह मत देखो, तुम लोगों को मैंने पास कर दिया है। ये सुनते ही सब सोच में पड़ जाता है, लेकिन सास्की कुछ नहीं सोचता क्योंकि उसे पता होता है एग्जाम पास करने के बाद अगले दिन उसे एक मिशन दिया जाता है और मिशन को पाकर नारुतो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो सबसे पहले ये सोचता है कि क्या उस गांव में जहां पर मैं मिशन पूरा करने जाऊंगा नूडल शॉप होगा। तभी पीछे से एक शराबी आदमी बाहर आता है और नारुतो को पता चलता है कि उसे इसी का मिशन दिया गया है जो इसे प्रोटेक्ट करना है। तो नारुतो और टीम 7 सब मिलकर तैयार होकर निकल जाते हैं मिशन की ओर। नारुतो पहली बार गाँव के बाहर मिशन के लिए जा रहा था, इसलिए वो इतना ज्यादा खुश था जिसकी खुशी का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके पीछे कुछ दुश्मन पड़े हुए हैं जिनका उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है और वो लोग एकदम मजे से जा रहे होते हैं। तभी काकाशी को रास्ते में थोड़ा सा पानी नजर आता है और ये उसे देखकर शक तो होता है और इसके अंदर से निकलते हैं दुश्मन जो डायरेक्ट टीम 7 पर हमला करता है और उन लोगों की भनक इसको बहुत देर से लगती है, लेकिन जब तक लगती है तब तक काकाशी पकड़ा जा चुका होता है और इन लोगों की इस चैन में पावड़ इतनी थी कि ये इसको काट भी देता है। और ये सब देखकर ये तीनों तो पूरी तरह से दंग रह जाता है, यहाँ तक कि साकुरा जो दिल की कमजोर होती है वो तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और नारुतो पूरे गुस्से में आता है, ऐसा कि उसके अंदर का मॉन्स्टर बाहर आ रहा हो। लेकिन तब तक दुश्मन उसके पीछे पहुंच चुका था। लेकिन सास्की ऊपर उछलकर बीच में आता है और अपना सुर्की निकाल के उन दोनों के ऊपर अटैक करता है और सास्की का सुर्की इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उनकी चैन के तो धज्जियां उड़ा देती है। ऐसा करने से वो लोग कमजोर हो जाता है और उसके कमजोर होते ही काकाशी पीछे से आता है और उसे पकड़ लेता है। तभी सास्की मन ही मन में सोचता है सारी मेहनत मैंने की और क्रेडिट ये लेके जा रहा है, आया बड़ा फ्लैक्स करने लूजर सेंसी। लेकिन ये सब कैसे हुआ, उसे तो उसने मार दिया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो सब्स्टिट्यूशन जुत्सु इस्तेमाल करके बच गया था। तभी नारुतो मन ही मन में सोच रहा था आखिर सास्की ने ये सब कैसे किया, क्या उसे डर नहीं लगा? वो कितना कूल दिख रहा था, ऐसा जैसे कि इसने इसे
बार बार किया हो। तभी सास्के मुस्कुरा कर कहता है, तुम्हें लगे तो नहीं लूजर कहीं के। ये सुनकर नारुतो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और अब ये लोग ब्रिज बिल्डर के गांव में एंटर कर रहे थे समुद्री रास्ते से, और रास्ते में धुंध इतनी ज्यादा थी कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। और गांव में एंटर करते ही नारुतो सबसे पहले अपना रोप जमाने लगता है। वो अपने आप को जमाने के लिए इधर उधर कुनाई नाइफ फेंकने लगता है। और ये सब देखकर सब कोई हैरान हो जाता है कि कहीं कोई पीछे से तो नहीं आ रहा। तभी साकुरा उसे एक मुक्का लगाती है और समझाती है, ये तुमने क्या किया बेवकूफ, तुमने खरगोश को मार दिया। और नारुतो जाता है उस खरगोश से माफी मांगता है। तभी उसके ऊपर एक दुश्मन छुपा था जो उसे चुपचाप देख रहा होता है। तभी वो आगे से हमला करता है और वो सीधा इन सभी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तो काकाशी उसे तुरंत पहचान लेता है। और ये निंजा इतना ज्यादा पावरफुल था कि काकाशी को अपना शाइंगान इस्तेमाल करना पड़ेगा। काकाशी अपने बच्चों को बोलता है कि तुम लोग ब्रिज बिल्डर को प्रोटेक्ट करो, मैं इसको संभाल लूंगा। वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। काकाशी भी अपना जुत्सु रिलीज करने ही वाला होता है। और इसके आने से यहाँ पर धुंध इतना ज्यादा बढ़ गया था कि ये उसका फायदा उठाता है और वो सास्की और नारुतो के पीछे चला जाता है जो कि ब्रिज बिल्डर को प्रोटेक्ट कर रहा था। और जैसे ही वो उसके पीछे जाता है, काकाशी बिना किसी देरी के वो उसे पछाड़ देता है और अपनी कुनाई उसके पेट में डाल देता है और बोलता है, खबरदार जाबुजा, अगर तुम एक कदम भी हिले तो। तभी जाबुजा अपना स्वॉर्ड पीछे की साइड घुमा के काकाशी को काट देता है। लेकिन वो तो काकाशी का क्लोन था। असली काकाशी दोबारा उसके सामने आकर अपना कुनाई उसके गले पे रख देता है और बोलता है, अगर तुमने अपना एक कदम और आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें काट डालूंगा। लेकिन जाबुजा भी इससे कम नहीं था। वो भी अपना क्लोन यूज करता है और फिर काकाशी के पीछे आ जाता है और अपने हैंड साइन का पूरा फुल इस्तेमाल करता है और जल्दी से काकाशी को अपने कैद में ले लेता है। और काकाशी वहाँ पर इतना ज्यादा मजबूर हो गया था कि वो वहाँ से निकल भी नहीं पाता है। काकाशी समझ चुका था कि अंदर रह के वो कुछ भी नहीं कर सकता है, इसलिए उसने अपना सब कुछ नारुतो के ऊपर छोड़ दिया। नारुतो पीछे से हमला करने जाता है लेकिन जाबुजा एक लात में उसे उल्टी कर देता है और कहता है, तुम्हें पता भी एक शोनोबी किसे कहते हैं, तुम लोग निंजा के नाम पे एक धब्बा हो। ये सब सुनने के बाद नारुतो का अपना फ्लैशबैक याद आ जाता है जिसमें उसने अपने आप से अपने हाथ पे चाकू मारते हुए बोला था और सास्के उसे लेकर हवा में उछलता है और जाबुजा के इधर फेंक के मारता है। जाबुजा चुपचाप से खड़ा होता है और उसके आने का इंतजार करता है, लेकिन वो देखता है कि वो शuriken अपना रास्ता बदलकर साकुरा की ओर जा रहा है। तभी जाबुजा उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो देखता है कि एक और शuriken उसके पीछे से आ रहा है और वो उसे भी बचने के लिए ऊपर की तरफ उछलता है। लेकिन जाबुजा को पता नहीं होता है कि वो नारुतो है और नारुतो अपना कुनाई निकाल कर सीधा डायरेक्ट जाबुजा की ओर हमला करता है। और कुनाई की रफ्तार इतनी तेज होती है कि जाबुजा उसे देख भी नहीं पाता है, लेकिन जब दिखता है तो वो देखकर चौंक हो जाता है। और कुनाई जैसे ही जाबुजा को लगती है, काकाशी आजाद हो जाता है और आजाद होकर उसे रोक लेता है। और जब काकाशी आजाद होता है तो वो बहुत गुस्से में होता है, इसका कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि इतना सब कुछ अचानक से कैसे हो गया। दरअसल नारुतो ने जानबूझकर इतने सारी क्लोन बनाए और जाबुजा से जानबूझकर उसको पिटवाया और मौका मिलता ही अपने आप को एक कुनाई नाइफ में बदलकर अपने क्लोन के बैग में डाल लिया। और उसका दिमाग यहीं पर शांत नहीं था। जब वो बैग में डाल रहा था तभी वो अपना प्लान आगे के बारे में सोच रहा था और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो अपने बैग से उस कुनाई नाइफ को निकालता है और सास्के के हवाले कर देता है। तभी सास्के समझता है कि ये कुनाई नारुतो है और इस कुनाई को नारुतो के क्लोन ने मेरे इधर फेंका है। अगर सास्के इस प्लान को नहीं समझ पाता तो नारुतो का प्लान कभी पास ही नहीं होता। लेकिन अच्छा हुआ कि सास्के समझ गया और वो उस शuriken को जाबुजा की ओर जोर से फेंकता है। लेकिन तभी नारुतो अपना एक और जुत्सु यूज करता है और दूसरी शuriken के नीचे एक परछाई बनकर निकलता है। ये सब प्लान कैसे हुआ तुम्हें भी समझ में नहीं आया। और इधर जाबुजा और काकाशी की फाइट चल रही है। फाइट एकदम प्रॉपरली डिफाइन है, एकदम सेम टू सेम चल रहा है। जो काकाशी कर रहा है वो जाबुजा, यूं समझो कि जाबुजा की कॉपी काकाशी कर रहा है। यूं ही नहीं उसे कॉपी निंजा कहा जाता। वो दोनों अपने अपने वाटर ड्रैगन जुत्सु का इस्तेमाल कर रहा है एक दूसरे पर, जो कि एकदम घातक होता है। अगर किसी को लग जाए तो उसकी जान भी चली जाए। तभी जाबुजा काकाशी के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से हमला करता है, लेकिन काकाशी उस स्वॉर्ड को ब्लॉक कर देता है और काकाशी जाबुजा का एकदम कॉपी कर रहा था। जो जो जाबुजा कर रहा था वही वही काकाशी कर रहा था। लेकिन इन सभी के बीच जाबुजा का एक टीममेट आ चुका था जो कि उसका भाई या फिर ब्रदर, जो भी बोलो लड़की। सीधे सीधे बताओ तो वो इस गेम को पूरी तरह एंजॉय कर रही थी। और इधर जाबुजा काकाशी के ऊपर एक जोरदार हमला करने की तैयारी करता है, लेकिन काकाशी उसे भी कॉपी करता है। तभी वो लड़की जाबुजा के ऊपर अपने पिन से हमला कर देते हैं जिसमें पॉइजन वाला भरा होता है और कहती है, काम खत्म हुआ, अब बॉस खुश हो जाएगा। तभी साकुरा और नारुतो ये सभी देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। नारुतो कहता है, कौन है ये? तभी काकाशी कहता है कि ये हिडन मिस्ट विलेज का एक ट्रैकर निंजा है जो अपने विलेज से गद्दारी करने वाले निंजास को पकड़ता है। काकाशी उसे चेक करता है, तब तक वो जाबुजा मर चुका होता है। तभी वो लड़की आती है और जाबुजा को कंधे पर उठाती है और वहां से लेके फटाक से निकल जाती है और बोलती है काकाशी से, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने इसे फाइट करके इसे पहले ही बहुत कमजोर कर दिया था। और वहां से निकल जाती है। लेकिन तभी काकाशी बेहोश हो जाता है। इसके बेहोश होने का कारण ये था कि इसने बहुत ही ज्यादा अपना शाइंगान यूज किया था, जिसकी वजह से वो जमीन पे बेहोश हो जाता है। और वो सीधा, जब उसकी आंख खोलती है तो वो सीधा पाता है कि मैं हॉस्पिटल के बेड पे हूँ। लेकिन वो कोई हॉस्पिटल का बेड नहीं होता बल्कि एक घर होता है। तभी उस घर के मालकिन जिसने काकाशी का इलाज किया वो बोलती है, तुम्हें अभी 3-4 दिन तक ऐसे ही रहना है। तभी साकुरा कहते हैं, काकाशी सेंसी, अगर आपको शाइंगान इतना ही ज्यादा यूज करने पर परेशान करता है तो आप इसे यूज करना ही बंद क्यों नहीं कर देते। इधर इन लोगों की बातचीत चल रही है और यहाँ पर जाबुजा आजाद होने वाला, इन लोगों को कानो कान खबर नहीं है। तभी जाबुजा कहते हैं, बड़ी बेरहम हो, तुमने मेरे गर्दन पर वार किया। तभी हाको, जिसने उसे बचाया, वो कहती है, मैंने तुम्हारी गर्दन पर वार किया जब जाके तुम बेहोश है, वरना अगर गर्दन की नसों पर वार करता तो तुम अभी मर जाते। तो जाबुजा कहते हैं, हाँ
हाँ हाँ ठीक है, तुम बहुत समझदार हो, रहने दो, और यहाँ पर कोई भी नहीं है तो तुम अपना मास्क उतार सकते हो। तभी हाकू अपना मास्क उतारती है और हम देख पाते हैं कि मास्क के पीछे कोई लड़का नहीं बल्कि एक सुंदर कन्या छुपी हुई है। तभी जाबूजा कहता है, दिखने में इतनी प्यारी हो लेकिन कसम से जानलेवा हो, तुम तो आज मुझे मार ही डालती। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ये सब करके बहुत ज्यादा मजा आता है। तभी हाकू कहता है कि सिर्फ यही एक तरीका था, वरना अगर मैं नहीं करती तो उन लोगों को पता चल जाता। और इधर काकाशी जिसे शक हो ही रहा था कि जाबूजा अब भी जिंदा है, वो ट्रैकर निंजा कोई ट्रैकर निंजा नहीं बल्कि एक बहुरूपिया था। काकाशी कहता है, जाबूजा इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है, उससे फाइट करते समय मुझे पता चल रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी साशी कहते हैं, हाँ वो पिन मुझे जहरीला लगा, ऐसा जैसे कि वो किसी को बेहोश करने के लिए लगाए हो। ये सब देखकर साकुरा और उसके साथी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है, लेकिन नारुतो खुश हो जाता है क्योंकि उसे दोबारा लड़ने का मौका मिलता है। और काकाशी भी ये चीज बहुत अच्छी से नोटिस करता है। अगले दिन काकाशी लंगड़ाता हुआ अपने स्टूडेंट को ट्रेनिंग करने के लिए लेके जाता है जंगल में, और जंगल में ट्रेनिंग पेड़ के ऊपर चढ़ने का था बिना हाथ के। इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ये तो है ही सबसे बड़े गधे। और बेचारा काकाशी अपनी जख्मी हालत में उन लोगों को चढ़ के दिखाता है और बोलता है, देखो तुम्हें ऐसे ही करना है, अपने पैरों के नीचे अपने चक्रों को फोकस करना है। और इन लोगों में सबसे पहले नारुतो तैयार हो जाता है और वो अपने पैरों के नीचे अपना चक्रा फोकस कर रहा होता है, और इसके साथ साकुरा और सास्की भी तैयार ही हो जाता है। लेकिन सबसे पहले नारुतो वो आगे की ओर बढ़ता है और सबसे पहले जमीन पे गिर जाता है। अब सास्की थोड़ा सा इंटेलिजेंट होता है इसलिए वो ऊपर की ओर जाता है, लेकिन सेफली नीचे की ओर लैंड भी कर जाता है। और वो लैंड भी इसलिए करता है क्योंकि उसे चक्रा की नॉलेज है। और इन दोनों के मंगड़ के चक्कर में साकुरा सबसे टॉप पे जाकर बैठी हुई थी, और उसको देखते हुए नारुतो इतना ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। और काकाशी मन ही मन में सोचता है कि साकुरा के चक्र में बहुत ही ज्यादा पावर है, लेकिन पीछे से इनाडी देख रहा होता है जो कि उस ब्रिज बिल्डर का पोता होता है। और इधर हाकू जाबूजा के इलाज के लिए तैयार हो रही थी, और इधर ये लोग अपनी ट्रेनिंग करके हालत खराब हो गए थे। लेकिन अगले खेल का अंजाम क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। इनाडी देखता है कि वो समंदर में डूब रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो तो जंगल में पड़ा है। तब उसे पता चलता है कि उसे तो एक आदमी ने बचाया है जिसका नाम था काइजा। इनाडी कुछ कहता उससे पहले काइजा उसे मछली ऑफर करता है। इनाडी भूखा होने की वजह से सीधा मछलियां खाने लगता है। जब वो दोनों साथ रहते थे तो ऐसा लगता था जैसे बाप और बेटे साथ है। एक दिन गांव में बाढ़ आया था, पुल को बंद करने के लिए कोई नहीं आगे आ रहा था। तभी सबके बीच से काइजा निकल के आता है। काइजा की लाइफ में कितनी भी बड़ी मुसीबत हो वो कभी हार नहीं मानता, और वो बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद पड़ा। कमर में रस्सी बंधी हुई थी, काइजा तैर रहा था और वो एक लकड़ी के फाटक को पकड़कर उसके ऊपर चढ़ जाता है। सभी लोग उसे चिल कर रहे थे, उसने फाटक बंद कर दिया था। तभी अगले दिन काइजा को उसके गाँव के गुंडे ने पकड़ लिया था क्योंकि पुल को खोलने के पीछे इन्हीं गुंडों का हाथ था, और काइजा ने उसके कामों को नष्ट कर दिया। काइजा को अकेले में ले जाकर बहुत ज्यादा पीटा जाता है, और अगले दिन पूरे गांव के सामने उसे एक लकड़ी के सामने खड़ा कर दिया जाता है। इस सीन को देखने के बाद तुम्हें सीधा ईसा मसीह की याद आती होगी। इनाडी सब कुछ देख रहा था, काइजा को मार दिया जाता है और वो एक मसीहा बन जाता है, एक हीरो के रूप में। लेकिन अफसोस कि ये इनाडी देख रहा था, इसलिए इनाडी को लगता है कि हीरो जैसी कोई चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तभी वो हीरो से नफरत करने लगता है, उन अच्छे लोगों से नफरत करने लगता है जो दूसरों की मदद करते हैं। काइजा के जाने के बाद इनाडी बहुत ज्यादा उदास होने लगता है। वो समंदर के किनारे खिड़की के ऊपर बैठकर काइजा की तस्वीरें निहारता रहता है। और ये सब सुनने के बाद नारुतो को इतना ज्यादा गुस्सा आता है उन गुंडों पर जिन्होंने काइजा के साथ बुरा किया। नारुतो ने वादा किया कि वो इनाडी को यकीन दिलाएगा कि असली हीरो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। अब जाबूजा मोमोची से काकाशी, साकुरा और सास्की तीनों फाइट कर रहे थे। काकाशी ने अपनी कुनाई को इतनी जोर से पकड़ रखा था कि उसकी कुनाई के साथ साथ उसका हाथ भी कांप रहा था। तभी जाबूजा इन मिस्ट का फायदा उठाते हुए कब सबके पास चला आता है लोगों को पता भी नहीं चलता, लेकिन सास्की सब कुछ समझ चुका था और वह कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इन मिस्ट की वजह से छुप सकते हो? मुझे तुम्हें देखने के लिए शारिंगान की भी कोई जरूरत नहीं। और इतना बोलते ही वो जाबूजा के सारे क्लोन्स पर हमला करने लगता है और एक एक करके सारे क्लोन्स को मिटा देता है। और अब जाबूजा अकेला नहीं था क्योंकि उसके साथ था हाको जो कि उसका स्टूडेंट है। इधर दूसरी तरफ नारुतो इनाडी के घर जा रहा है, लेकिन नारुतो के इनाडी के घर पहुंचने से पहले उसके घर पे कुछ डाकू पहुंच चुके थे और नारुतो आएगा जब तक वो डाकू इनाडी की मम्मी को पकड़ चुका था और उसके दोनों हाथ भी बांध रहे थे। और हाथ बांधने के बाद जब इनाडी की मम्मी पकड़े गए तो वो लोग मुस्कुरा रहे थे। इधर सास्को और हाको की फाइट एकदम जबरदस्त चल रही है, लेकिन तभी इनाडी की मम्मी को बचाने के लिए नारुतो आता है और एक हीरो की तरह बचाता है और कहता है, अरे इनाडी तुम अपनी मम्मी का संभालो, मैं सबकी बैंड बजा के आता हूँ, ठीक है। और नारुतो के ऊपर जब गुंडे हमला करते हैं लेकिन उसके पीछे से उसके क्लोन ने उन पर हमला कर दिया था। इधर हाको जो सास्की के ऊपर भारी पड़ रहे थे और उसने अपना एक नया जुत्सु बना लिया था। सास्की समझ नहीं पा रहा था क्योंकि उसके चारों तरफ एक से बढ़कर एक मिरर्स बन रहे थे और बनेगा भी क्यों नहीं। ये हाको का जुत्सु जो था, जुत्सु पूरा होने के बाद हम देख पाते हैं कि इतने सारे मिरर्स एक साथ है जिसको देखकर सास्की का दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। सास्की देखता है कि एक में नहीं बल्कि हर एक में सिर्फ और सिर्फ उसे हाको ही नजर आ रहा है। ये सब देखने के बाद काकाशी सास्की की मदद के लिए पहुंचता है आगे। अभी काकाशी के सामने जाबूजा आता है और बोलता है, अरे काकाशी अगर आगे बढ़ा तो उससे पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा, उन दोनों को लड़ने दो, एक दूसरे के लिए बेस्ट राइवलरी होगी। ये सास्की घिर चुका था चारों तरफ से, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो देखता है कि उसके ऊपर एक से बढ़ के एक हमले किए जा रहे हैं और वो भी इतने फास्ट कि उसे देख भी नहीं पा रहा था। वो सास्की पूरी तरह से घायल हो चुका था और काकाशी भी इसमें मदद नहीं कर सकता था क्योंकि अगर काकाशी बीच में आता तो जाबूजा, ब्रिज बिल्डर और साकुरा
को मार देता। सास्की के सर से खून निकल रहा था, तभी हमारे हीरो नारुतो की एंट्री होती है, वो भी छपड़ी लेवल की। अरे वाह, मैं एकदम सही टाइम पे आया हूँ, तुम लोग रेड तो नहीं हो गए ना? अब देखो मैं कैसे इस बंदे की छुट्टी करता हूँ। इतना बोलता ही उन दोनों के ऊपर हमला होता है। नारुतो हवा में गिरता है और सास्की भी हवा में होता है। तभी नारुतो कहता है, अरे सास्की तू मुझे कुछ बताएगा, ये सब चल क्या रहा है? ये एक ही जैसा दिखने वाला इंसान हर जगह पे कैसे है? तभी हाकू कहता है, एक बेवकूफ इसे कभी नहीं समझ सकता, ये मेरा जुत्सु है जिसे खुद मैंने बनाया है, ये एक केके गिनकाई है। तभी नारुतो कहता है, ये केके गिनकाई हो या फिर फेके गिनकाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं देखना तुम्हें हरा के रहूंगा। और वो अपना एक जुत्सु यूज करता है जो कि बहुत ही घातक साबित होता है उसके लिए, क्योंकि वो हाकू के मिरर वर्ल्ड में था और वहां पर पूरा कंट्रोल हाकू का था। नारुतो भी यहाँ पर फंस जाता है बुरी तरह, जबकि वो तो सास्की की मदद करने गया था और वहां पर खुद भी फंस गया। लेकिन नारुतो के बार बार क्लोन जुत्सु इस्तेमाल करने से सास्की समझ पा रहा था। तभी उधर से हाकू कहती है, इतनी जल्दी हार मान गए, मैं अपने सपने के लिए लड़ रही हूँ, तुम्हें भी अपने सपने के लिए लड़ना होगा। भले ही तुम 1000 जंगें जीत चुके हो, लेकिन इस जंग को नहीं जीतोगे तो पूरी जिंदगी हार बैठोगे, क्योंकि हर इंसान अपने लिए नहीं जीता, हर कोई एक दूसरे के लिए जीता है, कोई अपनों के लिए जीता है, कोई दोस्तों के लिए जीता है। तुम उनके लिए लड़ रहे हो जो तुम्हारे दिल को प्यारा है, मैं उसके लिए लड़ रहा हूँ जो मेरे दिल को प्यारा है। तभी काकाशी कहता है, ये लड़का इन दोनों से बहुत अलग है, उसे दर्द पहचाने में मजा आता है, जबकि ये दोनों तो किसी को मार भी नहीं सकता। तभी काकाशी सोचता है कि मुझे भी अब इस मैदान में उतरना पड़ेगा, और काकाशी इस बार कोई चूक नहीं करना चाहता, इसलिए उसने अपना साइंगाल निकाल दिया है। काकाशी के साइंगाल निकालते ही जाबुजा उसके ऊपर कुनाई से हमला कर देता है, लेकिन काकाशी उसे ब्लॉक कर देता है। तभी जाबुजा उसे हाकू के बचपन की कहानियां सुनाता है कि कैसे जाबुजा ने उसने अपनी तरह से उसे ट्रेन किया था, कैसे हाकू ने दिन रात मेहनत करके इतनी सारी अचीवमेंट को कंप्लीट किया। जाबुजा ने उसे वो सब सिखाया जो जाबुजा को आता था, यहाँ तक कि उसने वो भी सिखाया जो हाकू के खून में दौड़ रहा था। हाकू डे बाय डे एकदम स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा था, क्योंकि जाबुजा खुद उसे ट्रेन कर रहा था। लेकिन हाकू यहाँ पर शांत नहीं रहता, क्योंकि वो जाबुजा से ट्रेनिंग लेने के बाद वो खुद से भी ट्रेनिंग करता है जो उसके केके गिनकाई में है। और ये सारी ट्रेनिंग लेने के बाद हाकू इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि एक बड़ी सेना के सामने अकेला काफी था। अब वो जाबुजा का दाहिना हाथ बन चुका था, या फिर यूं कहूं कि प्यादा, क्योंकि अब उसे लोगों की जान लेने में मजा आता था। वो जाबुजा के लिए जीता था, उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं, यहाँ तक कि उसका खुद का सपना भी सपना नहीं था, जाबुजा का सपना ही उसका अपना सपना था। इधर नारुतो एक बार और क्लोन जुत्सु यूज करता है ताकि सास्की को समझ में आ रहा, और क्लोन जुत्सु यूज करते है उसका सारा क्लोन बूम बम फूट जाता है, क्योंकि एक बार फिर से बता रहा वो हाकू के मिरर वर्ल्ड में था, लेकिन असली गेम तो यहाँ पर चल रहा था। इस बार का क्लोन जुत्सु नारुतो ने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि सास्की की मर्जी से किया था, और अब सास्की उसके हमलों को पूरी तरह से समझ पा रहा था कि आखिर वो पिंच कहाँ से आ रही थी, वो हमले आखिर हो किधर से रहे थे, आखिर कैसे कैसे नारुतो के क्लोन्स को चीर रही थी। वो धीरे धीरे सब कुछ समझ पा रहा था। लेकिन इधर नारुतो का चक्र एकदम ओवरफ्लो कर जाता है और वो सीधा हाकू के पास फाइट करने के लिए जाता है। सास्की सोचता ही रहता है, और इधर नारुतो से हाकू एकदम पक चुका था। नारुतो का 9 टेल जो मॉन्स्टर उसके अंदर है वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी नारुतो हाकू को एक जोरदार पंच लगाता है। पंच की पावर मान लो 100 किलोमीटर से ज्यादा की थी, और हाकू सीधा हवा में उछलकर जमीन पे धड़ाम से गिरता है। हाकू के जमीन पर गिरते ही सारे मिरर्स चूर चूर हो रहे थे। हाकू हारने की कगार पर था, और इधर नारुतो के अंदर का वो मॉन्स्टर बाहर आने की कोशिश कर रहा था। तभी हाकू कहता है, तुम बहुत ताकतवर हो, माफ करना जाबुजा, मैं हार गया। आखिर तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो? क्या तुम्हारा कोई अपना नहीं जिसने तुम्हें इतने अच्छे से ट्रेन किया? तभी नारुतो कहता है, मेरा बचपन ऐसे बीता जैसा कि तुम में से कोई नहीं चाहेगा। लेकिन हाकू कहता है, मेरा बचपन तो तुमसे भी ज्यादा बदतर था। मेरा सुखी खुशहाल परिवार एक सिविल वॉर में घसीटा जा चुका था। उस सिविल वॉर ने हमारे पूरे क्लैन को खत्म कर दिया। उसमें से मेरा बाप मारा गया, मैं और मेरी मम्मी बची। मेरी मॉम ने एक अनजान आदमी से शादी कर ली जिसने मुझे गोद लिया, और मेरे अंदर इतना टैलेंट था कि मैं छोटी सी उम्र में ही जादू कर पा रहा था, और मैं ना समझ बच्ची मजे मजे में खेल रही थी। लेकिन उस समय मेरे बाप ने मुझे देख लिया था, उसने मेरी माँ को मारा। वो आदमी इतने नशे में और गुस्से में सवार था जो अभी के अभी मुझे चीर के खा जाए। उसने मुझे एक बर्फीले इलाके पर जाकर फेंक दिया, तभी मुझे वहाँ पर जाबुजा मिला। जाबुजा ने मेरी देखभाल की, सब कुछ किया, तभी से मैंने जाबुजा को अपनाया, और अब मैं मरता भी जाबुजा के लिए हूँ और जीता भी जाबुजा के लिए हूँ। इधर काकाशी अपने डॉग्स को समन करने के बाद, बोले तो डॉग्स को बुलाने के बाद, जाबुजा को पकड़वा चुका था, क्योंकि उसे मिस्ट में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसने अपने डॉग्स की हिम्मत ली, और अब वो अपना लाइटनिंग ब्लेड यूज कर रहा है, जिस नाम से ही समझ में आता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि आसमान की बिजली उसके हाथ में वो कंट्रोल कर रहा हो, और वो पूरी स्पीड से जाबुजा की ओर बढ़ता है। जुत्सु करते समय उसकी स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि उसके बीच में कौन आता है वो उसे देख भी नहीं पाता है, और इसी का फायदा हाकू ने उठाया। हाकू ने आकर जाबुजा को बचा लिया अपनी जान देकर। जाबुजा हाकू को कभी समझ नहीं पाया कि वो उससे कितना प्यार करता था। पूरे गांव के लोग आ चुके थे ये तमाशा देखने के लिए। फाइट ही इतनी स्ट्रॉन्ग चल रही थी, लेकिन जाबुजा अपने दर्द कभी नहीं बताया। उसने नारुतो का दर्द सुना, हाकू का दर्द सुना, लेकिन उसने अपना दर्द किसी को नहीं बताया। उसने काकाशी से एक लास्ट विश मांगी, जो उसने कहा था, काकाशी मेरी एक मदद करोगे, मुझे हाकू के पास लेके चलो, और हाँ मुझे दफनाना भी है तो हाकू के साथ में ही दफनाना। तभी जाबुजा मरते समय उसने अपनी आखिरी अल्फाज कहे, मुझे माफ करना हाकू, मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया। तुम जो मेरे लिए पूरी दुनिया छोड़ बैठे थे, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सका। काकाशी, नारुतो, साकुरा और सास्की सब लोग जाकर जाबुजा को दफना चुके थे। जाबुजा की कब्र पर उसने उसकी सोंड भी रख दी थी, जो कि तलवार कहा जाता है। अब मिशन पूरा हो चुका था। नारुतो और काकाशी सभी लोग
लोग घर जाने वाले थे, लेकिन इनारी और नारुतो की दोस्ती इतनी पक्की हो चुकी थी, वो दोनों रो रहे थे। वो भी इस लेवल का रो रहे थे कि उसके नाक से घी लटक रही थी। झूठ मत बोलो, बचपन में खाए हो, बहुत नमकीन लगता है। मिशन पूरा करके वो लोग निकल जाते हैं। अगले दिन नारुतो जगता है और फटाक से नाश्ता पानी करने के बाद जल्दी से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सूखा ब्रेड और मक्खन खाने के बाद उसका पेट थोड़ा सा स्लो हो जाता है, इसलिए वो जल्दी जल्दी कपड़ा पहनने की कोशिश करता है और वहां से वार्म अप करके इतनी स्पीड में निकलता है जैसे कि बिजली की रफ्तार हो। नारुतो को अगला मिशन मिल चुका था, क्योंकि नारुतो अभी बच्चा है तो उसे बच्चों वाले मिशन ही दिए जा रहे थे। साकुरा, सास्के और नारुतो सभी लोग घास इकट्ठा कर रहे थे, जंगली घास। सास्के की स्पीड देखकर उसे जलन होती है, इसलिए वो भी शुरू होने की कोशिश करता है और वो अपनी रफ्तार को इतनी स्पीड करता है कि उसे घास और फसल में अंतर ही नजर नहीं आता। उसने फसल और घास दोनों को एक साथ उखाड़ के फेंक दिया, लेकिन वो दादी जिसका वो लोग काम करने गए थे वो भी उस पर चिल्लाती है। अब आंखों पर ऊपर पिटाई खाने के बाद वो नदी का कचरा साफ करने के लिए निकलता है, लेकिन वहां पर भी जाकर उल्टी सीधी हरकतें करने की वजह से वो बच जाता है। रीजन ये है कि उसे सास्के बचाते हैं, वरना वो पेला जाता। नारुतो इधर एक कुत्ता नहीं संभाला जा रहा था, वहीं उसके ओपोनेंट जो चुनिन एग्जाम में फाइट करने वाले हैं वो सभी के सभी कुछ भुक्कड़ों की तरह बैठ के खा रहे तो कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं। सैंड विलेज के एक स्नोबे जिसने नारुतो के स्टूडेंट को परेशान किया था, अब यहाँ पर होने वाला है मौत का खेल, क्योंकि चुनिन एग्जाम में जो होगा वो किसी से देखा भी नहीं जाएगा। और ये लड़का इतना खतरनाक है जिसकी चीखे मत पूछो। और हाँ, इतना तो बता ही सकता हूँ कि एक सास्के का फाइट इसी बंदे से होने वाला है। पूरा गांव चुनिन एग्जाम की तैयारी में लगा हुआ था, सब के सब एक दूसरे के साथ आए थे और सारे टीम कैप्टन अपने अपने टीम मेंबर्स के नाम बताते हैं। इसमें से काकाशी ने भी अपने तीनों स्टूडेंट का नाम दिया था और बाकियों ने भी अपने तीन तीन स्टूडेंट का नाम ऐड किया। और चुनिन एग्जाम का नाम सुनते ही नारुतो को अपनी जीत के खुशी के जश्न मनाने का मौका मिल रहा था। यहाँ तक कि वो तो अभी से ही होकागे बनने का सपना देख रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि यहाँ पर कैसे कैसे बंदे आए हैं। और वो बंदे नारुतो की तरह कोई मस्खरा या फिर मजाकिया नहीं, बल्कि एक से बढ़ के एक खतरनाक लोग थे। वैसे तुम्हें क्या लगता है, तुम इसका अगला एपिसोड देखना चाहोगे? और हाँ, इसके पहले का एपिसोड देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। और अगर बाद का देखना है तो तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं बेटा, कल तक का इंतजार कर लो, कल इसका अगला एपिसोड आ जाएगा, ठीक है। और हाँ, देख लेना, वरना जानते हो अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं।